नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नितिन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री ऑफ बिहार लेक्चर सीरीज में चल रहे हैं, जिसका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार हम लोग देख रहे हैं, राइट। ठीक है, तो अभी हम आज इस वीडियो से स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। पार्ट 2 क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ, क्योंकि जो हमने पार्ट 1 देखा था उसमें हमने जो प्लेन्स में थे, बेसिकली जो नवाब थे या जमींदार थे जिन्होंने अपोज किया था ब्रिटिश सिस्टम को, ठीक है, उनके बारे में हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। पार्ट 2 में हम लोग ट्राइबल के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको पार्ट 2 बोला है। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं बिना लेट किए। तो हमारा जो आज का टॉपिक है ट्राइबल रिवोल्ट, और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। जो भी आपकी स्टडी का ग्रुप है, जो लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, जो तैयारी करने में अभी एक दो साल पीछे हैं, जो ग्रेजुएशन में हैं, ठीक है, तो वो लोग भी इस वीडियो को देखें, अपना नॉलेज बेस अभी से बढ़ाना शुरू करें, तो एक लंबा समय में क्या होता है वो दिमाग में सेट हो जाता है। चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो ट्राइबल रिवोल्ट, अब इसमें क्या है दोस्त कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, ठीक है, बिहार में जो आपका ट्राइबल एरिया है बहुत कम है। ठीक है, थोड़ा हम इसको मैप से समझते हैं कि जो हम ट्राइबल रिवोल्ट पढ़ेंगे तो उसमें जो झारखंड का जिक्र ज़्यादा होने वाला है। क्यों ज़्यादा होने वाला है? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा जंगल था और वहाँ पर आपका जो रिवोल्ट है वो भी ज़्यादा हुआ था। अब उस समय जब ये रिवोल्ट्स हुए थे तब बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, ये सब एक ही जैसा था। बट अभी जब हम पढ़ रहे हैं ट्राइबल रिवोल्ट्स, तो थोड़ा बहुत, चूँकि बिहार के अंदर तक भी उनका शासन प्रशासन आया था ट्राइबल्स का, तो उनको मिला के ही पढ़ेंगे। और मोटा मोटी मान के चलिए कि बिहार और झारखंड एक जैसा ही स्टेट है इस जो पढ़ाई है अब ट्राइबल रिवोल्ट उसके हिसाब से। ठीक है, तो चलिए थोड़ा मैप से देखते हैं। मान लेते हैं ये हमारा बिहार है, ठीक है, बिहार है, ये हमारा झारखंड है, ठीक है, मोटा मोटी मान लीजिए, है ना। और इसमें क्या हो रहा है, गंगा नदी जो है वो बह रही है, गंगा नदी कुछ ऐसा जो है ये बह रही है। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पर पटना है, राइट। तो यहाँ पर आपको एक दो चीज़ है जो ध्यान में रखना है। पहला तो ये जो एरिया है दैट इज़ पलामू एरिया, ठीक है, ये आगे आने वाला है जिक्र, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, पलामू एरिया है ये, ठीक है। और ये जो एरिया है आपका वो राजमहल हिल्स वाला एरिया है। क्या है? राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स, ठीक। इसमें ये भी जो आपका एरिया आता है, आपका गोड्डा वोड्डा वाला जो एरिया आता है, और जो आपका पाकुड़ वाला एरिया है, ये सब सारा जो है आपका इसमें आ जाता है। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटो के नॉर्थ ईस्टर्न बोल सकते हैं। ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट ऑफ छोटा नागपुर, छोटा नागपुर प्लेटो, ठीक है। और ये क्या है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। तो इन दोनों का जिक्र आगे आने वाला है, तो इसको हमने पहले एरिया को समझ लिया है, ठीक। नॉर्थ वेस्टर्न छोटा नागपुर प्लेटो। चलिए, तो होता क्या है कि जब ब्रिटिश यहाँ पर आए थे उससे पहले ही जो है, जो आपके राजा महाराजा थे, मुगल सम्राट थे या अफगान थे, ये लोग पहले ही आ चुके थे यहाँ पर। एक पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट उनका भी था, ऑल्दो इन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। जो जनजाति का जो जीवन था, जो उनका कल्चर था, जो भी उनका रहन सहन था, उसमें कोई इन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। बस अपना एक शासन बना कर रखा कि हमारे अगेंस्ट यहाँ से कोई रिवोल्ट ना हो, ठीक है, सिक्योरिटी चैलेंज यहाँ से ना हो बेसिकली, ठीक। तो हम लोग इसको फॉर्मली लाइन में पढ़ते चलते हैं और समझते चलते हैं कि क्या क्या यहाँ पर लिखा हुआ। बाकी आप इसको जो है मैंने जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़ते चलिए पॉज करके। उससे क्या होगा कि आपका जो पॉइंट्स है, जो इंग्लिश में पॉइंट लिखने का जो तरीका है वो आपको पता चलेगा। मैं तो इसको समझाते चलूँगा सीधे सीधे, ठीक है। तो आपका समझाने का मेरा है, पढ़ने का काम आपका है, आंसर राइटिंग काम आपका है, नोट्स बनाने का काम आपका है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो पहला लाइन में ये कहता है कि 19th एंड 20th सेंचुरी में जब ब्रिटिश आए उससे पहले ही यहाँ पर जो है एक पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो देखने के लिए मिलता है। किसका मिलता है? मुगल्स का मिलता है, ठीक है। उसके बाद नवाब लोगों का मिलता है, और इससे पहले अफगान लोगों का भी था, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, बट अफगान लोगों का भी यहाँ पर शासन था। अफगान मतलब शेरशाह सूरी की बात की जा रही है, ठीक है। ये कौन सा है? छोटा नागपुर प्लेटो का एरिया है, ठीक है। मोटा मोटी आप मान के चलिए कि पूरा झारखंडी जो है उसमें अलग अलग जो जगह हैं वहाँ पर अलग अलग ट्राइब्स थे जो शासन कर रहे थे, अपना रूल कर रहे थे। प्रधान सिस्टम कुछ चलता था वहाँ पर, जो एक विलेज के प्रधान होते हैं उस टाइप का कुछ सिस्टम चलता था, ठीक है। तो पूरा छोटा नागपुर एरिया जो है ना, पूरा जो आदिवासी से भरा, सब में कहीं ना कहीं रिवोल्ट अलग अलग टाइम पर होता रहा, राइट। तो यहाँ पर आज हम लोग 2 रिवोल्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे पॉइंट में क्या बोलता है कि जो ये लोग मुगल और ये जो आए नवाब लोग जो आए, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। किस चीज़ में इंटरफेयर नहीं किया? डेली लाइफ ऑफ ट्राइबल्स में इंटरफेयर इन्होंने नहीं किया, ठीक है। और प्रधान जो हैं
वो उनके प्रधान बने रहें और ट्राइब का जो शासन प्रशासन है वो जो है देखते रहे, ठीक है। और लैंड का जो है जो जैसा जो यूज़ करना चाहते थे वो कर पा रहे थे। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स क्या क्या होता है, आपका पत्ता होता है, सूखा हुआ पत्ता हो गया, लकड़ी हो गया, फूड प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये जो भी उनको चाहिए होता है वो वहाँ जा करके आदिवासी लोग कलेक्ट कर पाते थे आराम से, इसमें कोई रुकावट नहीं था, ठीक है। उनके लाइफ स्टाइल, रिचुअल्स, कस्टम्स, ठीक है, इनमें कोई इंटरफेरेंस इन लोगों का नहीं था। बस एक सिक्योरिटी चैलेंज के हिसाब से वहाँ पर अपना शासन था और वो शासन कर रहे थे। ज़्यादा इंटरफेरेंस इन लोगों के मैटर में नहीं करते थे, आज भी नहीं है ज़्यादा इंटरफेरेंस मैटर, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलता है कि जब ये ब्रिटिश लोग आ गए, ठीक है, ब्रिटिश लोग जब आ जाते हैं तब सब कुछ जो है वो बदलने लग जाता है, ठीक है। उन्होंने लार्ज स्केल इंटरफेरेंस शुरू कर दिया और इसके तहत इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, कल्चरल अफेयर्स जो इनकी लाइफ का था सब पर इन्होंने धावा बोल दिया, सबको अपने हिसाब से चेंज करने लगे, क्योंकि ये लोग प्रॉफिट मानसिकता के लोग थे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ट्रेडिंग कंपनी थी और ट्रेडिंग कंपनी जो है उसका एक ही मोटिव होता है प्रॉफिट, ठीक है। अगर आपका मोटिव प्रॉफिट है तो उसके लिए साम दाम दंड भेद सब लगाएंगे आप। तो ब्रिटिश ने सब कुछ यहाँ पर तहस नहस कर दिया, ठीक है। ब्रिटिश ने क्या किया, यहाँ पर बाहर से लोगों को ला करके बसाना शुरू कर दिया एज जमींदार, ठीक है। इनको जो लोकल लोग हैं वो डिकूज बोलते थे, ठीक है। तो डिकूज किसको बोलते थे, न्यू सेटलर्स। बेसिकली न्यू सेटलर्स आपके मनी लेंडर और जमींदार वगैरह ही होते थे। ये बिहार और बंगाल से आते थे जो ब्रिटिश इनको सेटल करती थी, ठीक है। इनको लैंड जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया था और लैंड जो अगर ट्रांसफर करेंगे तो किससे लेकर ट्रांसफर करेंगे, आदिवासियों से लेकर ट्रांसफर करेंगे। तो लैंड जो है आदिवासी से इनके पास चला गया था। वहाँ पर मनी लेंडर्स होते थे, वो क्या करते थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिए थे। ऐसा ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन लगा देते थे कि वो पैसा ना जमा कर पाएँ या ब्याज बहुत ज़्यादा हो जाए तो इनके माथे पर हो जाए और इनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दें। इससे क्या होता है कि इन लोगों के बीच, ट्राइबल्स लोगों के बीच जो है एक प्रकार का डिसकंटेंटमेंट आ जाता है, ठीक है। डिसकंटेंटमेंट आना मतलब निराश हो जाना या फिर गुस्से में आ जाना, ठीक है। तो मैंने सेटिस्फाइड नहीं होना बेसिकली, राइट। तो इसके तो वे जो अगर डिसकंटेंटमेंट आ गया है तो ये क्या करते हैं, सीरीज ऑफ रिवॉल्ट जो है वो लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे सीरीज ऑफ रिवॉल्ट क्या था, ठीक है। कैसे कैसे कौन कौन से ट्राइब ने कैसे अटैक किया, क्या क्या नहीं किया, कौन उनके लीडर्स थे, किस रीजन में था, सब कुछ पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आप ये समझिए कि वो जो चूँकि निराश हो चुके थे, इस निराशा में उन्होंने गुस्से में आकर के रिवॉल्ट शुरू कर दिया, राइट। ये रिवॉल्ट जो है वो लगभग 5 डिकेड्स तक चला, 5 डिकेड मतलब 50 साल तक चला, ठीक है। और ये कब हुआ मोटा मोटी, ये मोटा मोटी हुआ आपका फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में। उसके बाद भी होते रहे, ऐसा नहीं उसके बाद नहीं हुए, ठीक है। उसके बाद कम हो गए थोड़े से, बट जो आपका फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी था 1800 से लेकर के 1850-55 तक, 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था तब तक, काफ़ी लंबी चौड़ी एक आपको सीरीज देखने के लिए मिलेगी जिसमें जो ट्राइबल्स हैं वो रिवॉल्ट में राइज कर रहे हैं अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर। चलिए, तो पहला इसमें जो रिवॉल्ट आता है उसको बोलते हैं हम लोग पहाड़िया रिवॉल्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, पहाड़िया रिवॉल्ट। अब ये ऐसा रिवॉल्ट है जो जनरली लोग सुने हुए नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा हो हंगामा नहीं हुआ था, है ना। ये चुपचाप हुआ, चुपचाप कुचला गया और शांति से सब कुछ निपट गया, ठीक। तो पहला जो रिवॉल्ट है आपका पहाड़िया रिवॉल्ट है, ये कहाँ पर हुआ था, ये राजमहल हिल्स, मैंने आपको दिखाया राजमहल हिल्स कहाँ है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो। यहाँ पर एक द्रविडियन ट्राइब रहती थी जिसका नाम था माल्टो या मलेर, ठीक है। माल्टो या मलेर जो ट्राइब है वो यहाँ रहती थी, ठीक। रीजन कौन सा है आज के डेट में, राजमहल वाला हिल है, गोड्डा, पाकुड़, ये सब जो रीजन है आपका, जो आपका झारखंड का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है उसमें आप ये समझ सकते हैं कि राजमहल हिल वाला एरिया है, ठीक है। इसके अंदर 3 सब ग्रुप थे, मल, सौरिया एंड कुमार भाग, ठीक है। इनका जो भाषा था, ये इनके बारे में थोड़ा डिटेल है, मैंने ये रिवॉल्ट का डिटेल नहीं है, इनके बारे में डिटेल है, थोड़ा इनका डिटेल भी पढ़ लेते हैं ताकि अगर एक आध क्वेश्चन आ गया तो हमको पता होना चाहिए कि पहाड़ी रिवॉल्ट क्या है, वो कहाँ पर हुआ था, ठीक है। या पहाड़िया जो लोग थे उनके जो सब ग्रुप्स क्या थे, उन लोगों को क्या बोला जाता था, तो ये सारा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ। इनका जो लैंग्वेज था वो क्या था, मैल्टो लैंग्वेज ऑफ कुडुख डायलेक्ट, ठीक है। ये लोग झूम फार्मर्स थे। झूम फार्मर मतलब जो एक जगह स्लैश एंड बर्न वाला मेथड आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि बड़े बड़े पेड़ को काट करके वो कल्टीवेट करते थे, ठीक है। 2-4 साल कल्टीवेट किया, उसका जो है प्रोडक्टिविटी कम हो जाता था तो वो अगली जगह शिफ्ट कर जाते थे, अगली जगह पेड़ काटते थे और फिर वहाँ पे करते थे, फिर वो बढ़ता चला जाता था। इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है क्योंकि आप पेड़ का जो है बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, नंबर ऑफ जो ट्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा गिरते जा रहा है। बट इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है ये है कि आपने जब किसी ज़मीन को छोड़ दिया, 4 साल खेती करके छोड़ दिया, तो उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो रिसाइकिल होता है और वो फिर उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ने लग जाता है। तो दोनों ही प्लस माइनस पॉइंट्स है, बैलेंस करके चलना होता है लोगों को, ठीक है। स्लैश एंड बर्न मेथड था।
ठीक है, हंटर्स हो गए, फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्टर्स हो गए। ठीक है, ये भी रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करते थे, फॉरेस्ट से उसका प्रोड्यूस जो है वो कलेक्ट करते थे, काइंड ऑफ अपने एरिया में ये लोग डीएम थे, है ना। चलिए, तो ब्रिटिश ने क्या किया, जो लोगों को ला करके यहाँ पर बसाया था जमींदारों को, उनसे उन्होंने बोला कि आप जो है ज़मीन को कल्टीवेट करवाइए। ठीक है, क्या बोला लोगों से, कल्टीवेट करवाइए। और ये जो लोग थे ये इन्होंने इसको रजिस्ट किया, क्योंकि ये आदिवासी लोग थे और पेड़ वेड़ के बीच रहना पसंद करते थे, मतलब जंगल के बीच रहना पसंद करते थे, नेचर के साथ बहुत ज़्यादा ये लोग सिंक में थे। तो इनको ऑब्वियसली ऐसा लग रहा था कि हम पर ज़ोर ज़बरदस्ती किया जा रहा है, तो इन्होंने इसको रजिस्ट किया। ठीक है, और उन्होंने जब आप किसी चीज़ को रजिस्ट करेंगे तो अब क्या होगा, रिवोल्ट में राइज करेंगे उस चीज़ के लिए। तो ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट अपराइजिंग था। क्या था ये, फर्स्ट सिग्निफिकेंट अपराइजिंग था। और इस फर्स्ट सिग्निफिकेंट अपराइजिंग का चर्चा आपको नॉर्मल हिस्ट्री बुक्स में नहीं मिलता है, बट जब आप यूपीएससी, बीपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी करते हैं तो इस तरह की बातें आपको पढ़नी होती हैं। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट अपराइजिंग किसको बोला गया है, पहाड़िया रिवोल्ट को। ठीक है, पहाड़िया रिवोल्ट या फिर माल्टो रिवोल्ट, मलेड रिवोल्ट, कुछ भी नाम से आपको पूछ सकता है, मोटा मोटी आपको ये नाम याद रखने हैं। ठीक है, 3 बार इनका रिवोल्ट होता है, 1766 में, 1772 में, 1781 में। अब ये गौर कीजिए कि सब जो काम हो रहा है वो 1764 के बाद हो रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ 1764 का जो बैटल ऑफ बक्सर था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था और वहाँ पर दीवानी राइट्स जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा का किसको मिल गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था। जैसे ही उनको ये राइट्स मिल जाता है उसी के बाद से उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया। और इसी के बाद से आप लोग देखेंगे कि जमींदारी का रिवोल्ट शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ पर फार्मर्स के साथ रिवोल्ट कर रहे थे, फिर के लोकल नवाब लोग रिवोल्ट कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली फाइनेंस जो है ये ब्रिटिश कलेक्ट कर रही है और बाकी सब कुछ भगवान भरोसे उनको लोगों को छोड़ दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 1766 में पहला रिवोल्ट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसके जो लीडर थे वो था रमना अहदी। ठीक, ये नाम आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा ना। नेक्स्ट जो रिवोल्ट होता है वो होता है 1772 में, 6 साल बाद। इसके लीडर कौन थे, चनगुरुन सनवरिया, पचगे डोम्बा पहरिया एंड करिया पुलहर। ठीक है, तो ये लोग इसके लीडर थे। लास्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1781 का। यहाँ पर क्वीन सर्वेश्वरी थी एक, जिन्होंने इसका लीड, जो रिवोल्ट हुआ था उसका लीडरशिप लिया था अपने हाथ में। ठीक है, इन सब रिवोल्ट को क्या किया ब्रिटिश ने, चुपचाप जो है कुचल दिया, ज़्यादा लोगों को पता नहीं लगने दिया, ज़्यादा न्यूज़ वगैरह में ये सब नहीं गया कभी, और हमारे बुक्स में भी नहीं गया ये चीज़। ठीक, तो इसके बाद क्या होता है कि जब सब रिवेलियन जो है इसको सप्रेस कर दिया, उसके बाद छोटा छोटा रिवोल्ट हो रहा था, तो ब्रिटिश ने इसका परमानेंट एक सॉल्यूशन बनाया। इन्होंने इसको दमन ए कोह बोल दिया। दमन ए कोह कहने का मतलब क्या है कि आपका हिली ट्रैक्ट ऑफ लैंड। ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर का ये एक हिली ट्रैक्ट है। ठीक है, दमन ए कोह जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट वाला पलामू नहीं, राजमहल हिल्स वाला जो एरिया है उसको इन्होंने दमन ए कोह बोल दिया। और सबको इन्होंने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया 1827 में। और जैसे ही गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया तो इनको पूरा राइट मिल गया उस एरिया में अपना खाना पीना उपजाने का। ठीक है, खाना पीना मतलब कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस, ऑब्वियसली उनको अनाज से क्या करना था। चलिए नेक्स्ट आते हैं चेरो पे। अब चेरो जो रिवोल्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको स्टेट पीएससीज, कोई सा भी स्टेट का पीएससी हो, ठीक है, कोई सा भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, ठीक है, स्टेट का छोटा मोटा एग्ज़ाम, सब में ये आपको देखने के लिए मिल सकता है, छोटा मोटा एग्ज़ाम। इनफैक्ट ये आपको यूपीएससी में भी देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं थोड़ा इस चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे, माने इस रिवोल्ट को, चेरो रिवोल्ट को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको ये समझना है कि चेरो जो है वो एक, आपको कह सकते हैं कि डायनेस्टी था, जो कि एक पर्टिकुलर जगह पलामू के आसपास का जो एरिया है उस पर शासन कर रहा था, वहाँ से वो विस्तारवाद कर रहा था अपना। ठीक है, और जो उसका ये था, क्या बोलते हैं, प्राइम जब टाइम था चेरो का, तब वो आपका चंपारण नॉर्थ में, साउथ में आपका वही पलामू, ईस्ट में प्रयागराज वेस्ट में प्रयागराज और ईस्ट में बांका तक इसका फैलाव था। बट ओवर द टाइम ये लोग छोटे हो गए, छोटा कर दिया गया इनको, मतलब लड़ाई हारते चल गए। जो एक्सपेंशन होता है जनरली मिलिट्री पावर पे होता है, एक्सपेंशन कभी भी आपका मतलब दे करके नहीं होता है ना। वो एक इंस्टेंस है जिसमें बम्बई को दहेज में दे दिया था। ठीक है, पोर्टुगल ने जो दहेज में बम्बई को, ब्रिटिश को इनको दे दिया था, मतलब ब्रिटिश के जो भी राजा थे उनको दे दिया था। बट वो एक आधी इंस्टेंस होता है जिसमें गिफ्ट कर दिया जाता है, नहीं तो मोस्टली जो है वो तलवार के दम पर या बंदूक के दम पर ही टेरिटरी को जीता जाता है।
चलिए, तो चेरो रिवॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो चेरो रिवॉल्ट के बारे में पढ़ने से पहले ये समझना है कि चेरो जो है एक डायनेस्टी थी, इसका नाम चैवान डायनेस्टी भी है। ठीक, इनका जो एरिया है वो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि ये जो चेरो का जो एरिया है ये आपका चेरो का एरिया है। तो यहाँ पर बिहार आ गया, झारखंड आ गया और यहाँ पर आपका यूपी वाला एरिया है। ठीक है, तो इसमें चेरो का फैलाव था, है ना। ये कहाँ से राइज करते हैं? जब फॉल होता है पाल एम्पायर का, तब इनका राइज होता है। और इनका रूल जो है समवेयर अराउंड 16th सेंचुरी सी से लेकर के 19th सेंचुरी तक चल रहा था। ठीक है, इन्होंने अपनी जो प्रिंसिपैलिटीज़ हैं, ऑब्वियसली जब आप एक्सपेंशन करते हैं तो आप जो है मेन टाउन वगैरह बनाते हैं। ठीक है, मेन टाउन बनाते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बनाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपनी प्रिंसिपैलिटीज़ जो है वो कहाँ कहाँ पर बनाया था? ठीक है, प्रिंसिपैलिटीज़ बनाया था शाहबाद में, सारण में, चंपारण में, मुजफ्फरपुर में, पलामू में। आप देख सकते हैं कितना फैलाव है, इसका लंबा चौड़ा फैलाव है। ठीक, इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपका अफगान के साथ भी हुआ था, शेरशाह सूरी के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। ठीक है, जिसमें ये हार जाते हैं। इनका कॉन्फ्लिक्ट मुगल के साथ भी हुआ था, जो 1590 में ये लोग रिबेलियन पर उतर आते हैं। और इनको राजा मान सिंह, इनके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा था, अकबर नगर का स्थापना किया था। चलिए आप लोग कमेंट में बताइए, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं जस्ट इन केस, है ना, तो कमेंट में बताइए कि अकबर नगर जो है उन्होंने किसका नाम रखा था। ठीक है, तो राजा मान सिंह जो है मुगल के ये थे, मतलब गवर्नर थे बिहार के, और इन्होंने बहुत काम किया था। और इन्होंने 1590 में इनका जो रिबेलियन है उसको कुचल दिया था, किसका? चेरो का रिवोल्ट को। ठीक है, उज्जैनिया सरदार थे या उज्जैनिया राजपूत थे वेस्टर्न बिहार में, जो आपका भोजपुर वाला एरिया है। ठीक है, उसमें ये रहते थे। इनके साथ भी इनका लंबा चौड़ा लड़ाई जो है वो चल रहा था। अब ये उज्जैनिया राजपूत जो है, ये बोला जाता है कि परमार, गुर्जर परमार जो था उसका ऑफशूट था। पहले क्या होता था ना कि जैसे आपको हमने पढ़ाया था कि पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट का जो है वो आपस में ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल होता था। उसमें क्या होता था कि जो सब लोग हैं कन्नौज पे आक्रमण करते थे और एक दूसरे पे भी आक्रमण करते थे। तो इस केस में क्या होता है कि जो राष्ट्रकूट वाले हैं, जो कर्नाटका से राष्ट्रकूट वगैरह थे, वो जो अटैक करते थे, तो कुछ लोग जो कमांडर्स हैं या कुछ सैनिक हैं वो आए, उनको बहुत अच्छा लग गया, वो लोग वहाँ बस गए। ठीक है, तो अब आई डोंट नो कि किसी के फैमिली में ऐसा कुछ हिस्ट्री प्रिजर्व किया गया होगा या नहीं। अब तो सब मिक्स हो चुके हैं, अब ये डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल है। बट ये चीज़ बहुत कॉमन था उस टाइम पे कि, और अभी भी कॉमन है कि आप कहीं लड़ाई करने के लिए गए और वहाँ पर जाकर के बस गए। ठीक है, जैसे रसिया जो है यूक्रेन में आके बसना चाह रहा है ना। ठीक है, तो ये जो क्या थे, परमार जो राजपूत थे, गुजर परमार, उनके ये ऑफशूट थे। ठीक है, और ये जो जंगल झाड़ में रहने लगे तो ये भी काइंड ऑफ ट्राइबल स्टेट्स बन गए थे। हमने चेरो, उज्जैनिया, इन सब के बारे में, ट्राइबल स्टेट्स के बारे में पहले थोड़ा सा 1-2 लाइन देखा हुआ है। ठीक, इस चेरो डायनेस्टी के किंग मेदिनी राय जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट किंग थे, वन ऑफ द मोस्ट फेमस किंग्स ऑफ दिस डायनेस्टी। तो ये आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि मेदिनी राय जो हैं वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं या उनका शासन जो है किस जगह पर था। ठीक है, तो दोनों ही केस में आपका आंसर पता होना चाहिए। चेरो डायनेस्टी, पलामू रीजन, है ना। अगला राजा का नाम आता है इसमें हमारा चित्रजीत राय। राजा चित्रजीत राय जो हैं वो चेरो के शासक थे, कब? 1771 में। ठीक है, और इनके टाइम में क्या हुआ था कि ब्रिटिश जो है वो पटना में कैप्टन कुछ नाम था, अभी दिमाग सुधर रहा है। ठीक है, तो जो कैप्टन थे उन्होंने इनको बोला कि आपका जो फोर्ट है पलामू में वो हमको सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, वो हमारे लिए बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। तो इन्होंने क्या किया, उसको मना कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या, जो ब्रिटिश थे उन्होंने उस पर अटैक कर दिया और इन्होंने काफ़ी मतलब लंबा चौड़ा संघर्ष किया और मतलब ना कोई जीता ना कोई हारा, समवेयर अराउंड ऐसा हुआ और फाइनली कैप्टन को रिट्रीट करना पड़ गया। ठीक है, तो 1771 में कोई रिबेलियन नहीं था। ये जो फोर्ट का जो कैप्चर था ना उसको इन्होंने बचा लिया था, जस्ट बचा लिया था। इसके बाद आते हैं चूड़ामन राय। ठीक है, राजा चूड़ामन। इसके बाद नहीं है, मतलब जो पढ़ना है इसके बाद ये पढ़ना है। ठीक है, और भी बहुत सारे राजा हैं बीच में, एक लंबा चौड़ा इनका लिस्ट है, आप चाहें तो देख सकते हैं ऑनलाइन। बट अपने काम का नहीं है तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि बेवजह अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करना है तो फिर उतना याद भी रखना पड़ता है। और एक एस्पिरेंट के हिसाब से मैं सोचूं तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, कितना याद रखें, है ना, क्या लिमिट क्या है। तो यही लिमिट है कि आप 3-4 राजा जो काम के हैं उनका नाम याद रखें, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स याद रखें, दैट्स इट। ठीक है, एक चीज़ याद रखेंगे तो हो गया, संभव नहीं है ना। चलिए, तो चूड़ामन राय के जो समय था वो 1783 1813 था, समय अराउंड 30 ईयर्स का ये समय था। ये जो है मतलब काइंड ऑफ ऐसा बोल सकते हैं एक पपेट राजा थे।
ठीक है। पपेट राजा कहने का मतलब पीछे ब्रिटिश जो है वो अपना शासन चला रही है, वो अपना जो पॉलिसीज़ है वो इम्प्लीमेंट कर रही है इस एरिया में, और ये जो है चुपचाप हाथ पे हाथ धरे वो बोल रहे हैं कि हाँ हाँ कीजिए कीजिए, आप ही ठीक है, आप ही माई बाप हैं, आप ही सब कुछ ठीक कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को जो सब्जेक्ट्स थी उस पर इफेक्ट हो रहा था और वो इसको अपोज करने लगे मतलब उन्होंने राजा को अनफिट टू रूल समझा। ठीक है, और रिवॉल्ट में राइज कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है ये चेरो रिवॉल्ट, जो इतनी देर से कहानी चल रही है वो रिवॉल्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट राइजिंग होता है प्लामू रीजन में चेरो और खारवाड़ ट्राइब के द्वारा। ठीक है, चेरो और खारवाड़ ट्राइब एक दूसरे के साथ ही रहते थे और इसको लीड करने वाले थे आपके भूषण सिंह, भूषण बोलते हैं या फिर भूखन सिंह भी बोल सकते हैं, दोनों ही नाम आपको मिल सकता है। ठीक है, जैसे षड्यंत्र को खड्यंत्र भी पढ़ते हैं ना, षड्यंत्र को खड्यंत्र भी पढ़ते हैं, वैसे ही भूषण को आप भूखन भी पढ़ सकते हैं, भूखन है ना। तो भूखन सिंह जो है इसके लीडर थे। ठीक है, समस्या क्या था, मैंने ब्रिटिश क्या ऐसा कर रही थी जिसके कारण ये लोग अपराइज मैंने रिवोल्ट में राइज कर गए थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, हाई टैक्सेस एंड रीएक्विजिशन ऑफ सब डिपेंडेंट पट्टास। ठीक है, तो जो लैंड का पट्टा था वो उसके एक्वायर कर रही थी और टैक्सेस जो है बहुत ज़्यादा लगा दी थी। ठीक है, तो इस समय जो ये राइज करते हैं वो समय था आपका 1800 से 1802। तो चेरो का जो मेन आंदोलन था वो 1800 से 1802 में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ, भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि ब्रिटिश जो है वो हाई टैक्स लगा रही थी और लैंड जो है उसको एक्वायर कर रही थी, जो कि लोकल लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है, उनका तो पेट पे ही लात पड़ जा रहा था, है ना। 1802 में जो है भूषण सिंह जो है वो कैप्चर कर लिए जाते हैं और उनको फांसी की सजा दे दी जाती है। इसी के साथ ये मूवमेंट जो है वो सबसाइड कर देता है। नाउ अब यहाँ ध्यान देना है आपको कि मूवमेंट सबसाइड कर रहा है, चेरो का जो अपराइजिंग है वो सबसाइड कर रहा है। चेरोस जो है वो अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि इनके जो राजा हैं चूड़ामन सिंह ऑल्दो पपेट, बट बैठे हुए हैं गद्दी पर। उन्हीं के कोई रिश्तेदार थे जो लोगों के साथ मिल करके जो आपका अपराइजिंग कर दिए थे, उनको शांत कर दिया गया, बट चेरोस एज इट इज़ कंटिन्यू कर ही रहे थे। ठीक है, लास्ट पॉइंट है दोस्तों, इसी बार रैप अप करते हैं वीडियो को। ये चेरोस और खारवास जो हैं प्लामू के, ठीक है, पीताम्बर शाही के नेतृत्व में, पीताम्बर शाही की लीडरशिप में रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल बोला जाता है, उसमें ये लोग जो अपना जो रोल है वो प्ले करते हैं। तो 3-4 लोगों का नाम याद रखना है अपने को, और सबसे इम्पोर्टेंट नाम क्या है इसमें, भूषण सिंह का, क्योंकि ये लीडर थे जो मेन आपका ये हुआ था। उसके बाद आपको मेदिनी राय का नाम याद रखना है। दिस इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, चित्रजीत राय वाला और राजा चूड़ामन राय का भी नाम मैंने याद रखना जरूरी नहीं है। भूषण सिंह जो है वो चूड़ामन के अगेंस्ट में गए थे, बट इनडायरेक्टली ही वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट नाम है दैट इज़ पीताम्बर शाही, क्योंकि इनके नेतृत्व में रिवॉल्ट ऑफ 1857 में ये लोग जो आपका विद्रोह हुआ था उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। टाटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।